कहानी साल 1982 में अंटार्कटिका से शुरू होती है। यहाँ एक नॉर्वेजियन रिसर्च टीम बर्फ के अंदर जमी हुई एक रहस्यमयी एलियन प्रजाति का शव खोज निकालती है। देखने में वह जीव कम से कम 1 लाख साल पुराना लगता था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास ही उन्हें एक विशाल एलियन स्पेसशिप भी मिलता है। इस अनोखी खोज के बाद पूरी टीम उत्साह से भर जाती है। वे उस एलियन को बर्फ समेत निकालकर अपने रिसर्च बेस पर ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसके बारे में गहराई से रिसर्च की जा सके। इसके लिए टीम लीडर डॉक्टर सैंडर खास तौर पर एक जीवाश्म वैज्ञानिक केट को बुलाते हैं। केट बेहद समझदार और तेज नजर वाली महिला थी। वह तुरंत समझ जाती है कि इतने हजारों सालों से बर्फ में जमे इस जीव को बिना सोचे समझे डिफ्रॉस्ट करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन नाम और शोहरत कमाने की चाह में डॉक्टर सैंडर उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वह टीम को आदेश देते हैं कि ड्रिल मशीन की मदद से उस जीव के आसपास की बर्फ को तोड़ दिया जाए। देखने में यह फैसला बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन असल में इसी फैसले के साथ पूरी टीम मौत के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा रही थी। शुरुआती जांच में पता चलता है कि उस एलियन की कोशिकाओं की संरचना धरती पर मौजूद किसी भी जीव से पूरी तरह अलग थी। उसका शरीर इतना अनोखा था कि वैज्ञानिकों को ऐसा जीव पहले कभी देखने को नहीं मिला था। यह खोज अपने आप में इतनी बड़ी थी कि इससे इंसानों की जिंदगी और जीवों को लेकर बनी कई पुरानी धारणाएं बदल सकती थीं। अगर वे इस जीव के रहस्यों को समझ लेते तो उनका नाम इतिहास में दर्ज होना तय था। लेकिन तभी एक टीम मेंबर टॉयलेट से वापस लौटते हुए लैब के पास से गुजरता है। तभी उसकी नजर उस एलियन के आसपास जमी बर्फ पर पड़ती है। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। इतना ही नहीं, उस बर्फ के ऊपर दरारें भी पड़ने लगी थीं। वह पहले तो यही सोचता है कि शायद उसका कोई साथी उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह राक्षस पूरी तरह जाग चुका था। डर के मारे वह तुरंत वहाँ से भागकर बाकी टीम को इसकी जानकारी देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबका यही मानना था कि लाखों साल पुराना कोई जीव दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन जब सभी लोग लैब में पहुंचते हैं तो उनके सामने सच्चाई आ जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वह एलियन जिंदा हो चुका है। फिर भी इतने सालों में मिली इस दुर्लभ खोज को वे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए सभी लोग 3-3 के ग्रुप में बंट जाते हैं और पूरे रिसर्च कैंप की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में उन्हें सिर्फ एक कुत्ते का खून दिखाई देता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस राक्षस को वे एक सामान्य एलियन समझ रहे थे उसके अंदर कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। इसी दौरान एक टीम को लकड़ी के केबिन के नीचे कुछ अजीब दिखाई देता है। एक सदस्य बाकी लोगों को इसकी जानकारी देने ही वाला होता है कि तभी अचानक राक्षस का एक विशाल हाथ बाहर निकलता है और अगले ही पल वह उस इंसान को पकड़ लेता है। राक्षस इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिलता। वह विशालकाय इंसान पूरी तरह उस राक्षस का शिकार बन जाता है और उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। यह देखकर बाकी लोग तुरंत उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन राक्षस को रोकना आसान नहीं था। आखिरकार वे पेट्रोल लाते हैं और उस राक्षस को आग के हवाले कर देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद वह आखिरकार शांत हो जाता है, लेकिन अब भी टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह जीव है क्या? इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए वे आग बुझा देते हैं और उसके शरीर की गहराई से जांच करने का फैसला करते हैं। हालांकि टीम के कुछ लोग अब भी इसके खिलाफ थे, लेकिन रिसर्च स्टेशन को लंबे समय से फंड देने वाले डॉक्टर सैंडर के सामने उनकी एक नहीं चलती। डॉक्टर सैंडर खुद जांच शुरू करते हैं और तभी उनके सामने एक ऐसा खौफनाक सच आता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों की जांच के बाद साफ हो जाता है कि जिस टीम मेंबर को राक्षस ने निगल लिया था उसका शरीर अब एलियन के शरीर के साथ पूरी तरह मिल चुका था। यानी वह राक्षस सिर्फ इंसान को मारता नहीं था, वह उसके शरीर को अपने अंदर शामिल कर सकता था। इससे साफ साबित हो जाता है कि उस एलियन के पास किसी की हूबहू नकल बनाकर खुद को दोबारा तैयार करने की बेहद खतरनाक क्षमता थी। लेकिन केट अभी भी बेहद ध्यान से उस शरीर का निरीक्षण कर रही थी। तभी उसकी नजर उस इंसान के शरीर में लगे धातु के मेडिकल इम्प्लांट पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि वह इम्प्लांट बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। यह देखकर केट तुरंत समझ जाती है कि राक्षस इंसान को अपने अंदर शामिल करने के बाद उसके शरीर में मौजूद निर्जीव चीजों को बाहर निकाल देता है। वह सिर्फ इंसान के जीवित ऊतकों को अपने अंदर शामिल करता है। अब केट के सामने उस एलियन की सबसे खतरनाक ताकत का खुलासा हो चुका था। उसकी कोशिकाओं में किसी भी जीव की हूबहू नकल करने की अद्भुत क्षमता थी। जैसे ही ये कोशिकाएं किसी इंसानी कोशिका के संपर्क में आती, वे उसे निगलकर उसकी जगह ले लेती और बिल्कुल वैसा ही शरीर बना देती। यानी यह राक्षस सिर्फ इंसान को मारता नहीं था, बल्कि कोशिका स्तर पर उसकी पूरी नकल करके बिल्कुल उसी इंसान का रूप ले सकता था। यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर डॉक्टर का सहायक एडमम पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि वह जो देख रहा है वह सच है। अगली सुबह पायलट जैक केट से विदा लेता है और गंभीर हालत में मौजूद एक खोजकर्ता को इलाज के लिए ले जाने की तैयारी करने लगता है।
लगता है। लेकिन तभी केट को वॉशरूम में धातु के कुछ छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। केट तुरंत पहचान जाती है कि यह वही धातु है जिसका इस्तेमाल इंसानों के दांतों की फीलिंग में किया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ उसे खून के निशान भी दिखाई देते हैं जिन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया था। ये सब देखते ही केट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उनकी टीम के बीच कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसे वह राक्षस अपना रूप देकर इंसान की तरह छिपा हुआ है। केट बिना समय गंवाए कमरे से बाहर भागती है और हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का इशारा करती है, लेकिन सह पायलट जेमिसन उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। तभी जैक की नजर केट पर पड़ती है और वह तुरंत समझ जाता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वह हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने का फैसला करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद खतरा अपना असली रूप दिखा चुका था। संक्रमित इंसान वह खोज करता नहीं था जिसे वे इलाज के लिए ले जा रहे थे, बल्कि उनके सामने बैठा पायलट ही उस राक्षस का शिकार बन चुका था। अगले ही पल उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसका शरीर फटने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह एक भयानक राक्षसी जीव में बदल जाता है। राक्षस के अचानक हमला करने से हेलीकॉप्टर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और वह सीधे बर्फीले पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे के बाद स्टेशन प्रमुख तुरंत रेडियो ऑपरेटर को सहायता के लिए संदेश भेजने का आदेश देता है, लेकिन भयंकर बर्फीले तूफान की वजह से सारे संचार संपर्क पहले ही टूट चुके थे। अब यह पता लगाना जरूरी था कि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग जिंदा हैं या नहीं। इसके लिए किसी भी तरह दुर्घटना स्थल तक पहुंचना जरूरी था। उधर केट एक बार फिर उसी वॉशरूम में जाती है, लेकिन इस बार वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर पहले जिन खून के निशानों को उसने अपनी आंखों से देखा था वे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे, यानी कोई न कोई लगातार सबूत मिटा रहा था। इसी बीच स्टेशन प्रमुख फैसला करता है कि वह 2 लोगों को अपने साथ लेकर स्नो व्हीकल से अगले बेस स्टेशन जाएगा और वहां से मदद मांगेगा, लेकिन केट तुरंत उन्हें रोक देती है। उसका कहना था कि वह राक्षस पहले ही उनकी टीम के बीच छिप चुका है। अगर किसी संक्रमित इंसान को इस रिसर्च स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल गया तो यह खतरा सिर्फ उनके कैंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन केट की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए वह एडमम से सच बताने और अपनी आंखों के सामने हुई घटना की गवाही देने के लिए कहती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एडमम उस समय एलियन की कोशिकाओं द्वारा इंसानी शरीर की नकल करने वाली सच्चाई छिपा देता है। यहाँ तक कि जब केट दांतों की फीलिंग के धातु वाले टुकड़ों को सबूत के तौर पर सबके सामने रखती है, तब भी स्टेशन प्रमुख और बाकी लोग उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वे हर हाल में वहाँ से निकलने का फैसला कर चुके थे। उनके जाने के बाद टीम की सदस्य जूलियट एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताती है। वह कहती है कि उसने रेडियो ऑपरेटर को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथ में सफाई का सामान भी था। अब उसे शक होने लगता है कि शायद उसी रेडियो ऑपरेटर ने वॉशरूम में मौजूद सारे सबूत मिटाए हैं। लेकिन उनकी यह बातचीत रेडियो ऑपरेटर सुन लेता है। ये सुनते ही वह अपना सामान समेटने लगता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। केट को जैसे ही इसकी भनक लगती है, वह तुरंत जूलियट के साथ स्टोर रूम की तरफ जाती है। वह स्नो व्हीकल की चाबियां छिपा देना चाहती थी ताकि कोई भी वहाँ से बाहर न निकल सके। लेकिन जैसे ही केट दराज में चाबी ढूंढ रही होती है, उसके पीछे खड़ी जूलियट अचानक अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। केट धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके ठीक पीछे खड़ी जूलियट के साथ कुछ बेहद गलत हो रहा है। अगले ही पल जूलियट की छाती फट जाती है और वहाँ एक भयानक दांतों से भरा हुआ मुंह उभर आता है। अब केट के सामने उस राक्षस की एक और खतरनाक क्षमता साफ हो जाती है। वह सिर्फ इंसानों का रूप ही नहीं धारण कर सकता था, बल्कि उनकी यादों और स्वभाव को भी अपने अंदर अपना सकता था। केट किसी तरह सामने रखे रैक को धक्का देकर गिराती है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलती है। लेकिन पास खड़ा एक दूसरा टीम मेंबर अब भी कुछ समझ भी नहीं पाता कि बाहर निकलते ही राक्षस उस पर हमला कर देता है और पल भर में उसे मार डालता है। शोर सुनकर बाकी सदस्य भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अंदर से राक्षस की डरावनी आवाजें सुनकर आखिरकार सभी को केट की बातों पर यकीन हो जाता है। तभी लार्स भी फ्लेम थ्रोवर लेकर वहाँ पहुँच जाता है। केट सावधानी से दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वह राक्षस बाकी लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लार्स तुरंत फ्लेम थ्रोवर चला देता है। लगातार तेज आग की गर्मी में जूलियट का बदला हुआ शरीर आखिरकार पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए वे राक्षस को बाहर बर्फ पर घसीट कर ले जाते हैं और उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देते हैं। अब तक हुई घटनाओं ने पूरी टीम को एकजुट कर दिया था। उन्हें समझ आ चुका था कि यह राक्षस किसी वायरस की तरह था। किसी को नहीं पता था कि अगला संक्रमित इंसान कौन होगा। इसीलिए अब सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि सभी परिवहन के साधनों को नष्ट कर दिया जाए ताकि राक्षस किसी भी हालत में यहाँ से बाहर न निकल सके। साथ ही संक्रमित इंसान की पहचान करने के लिए पूरी टीम का ब्लड टेस्ट करने का फैसला किया जाता है। केट और लार्स सभी वाहनों की वायरिंग काटने लगते हैं। इसी दौरान लार्स केट को एक राज बताता है। उसके पास छिपाकर रखे हुए हैंड ग्रेनेड्स का एक डिब्बा था जो जरूरत पड़ने पर इस राक्षस के खिलाफ काम आ सकता था। लेकिन उनकी यह हरकत स्टेशन प्रमुख की नजर में आ
जाती है। जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकलते हैं, अंधेरे में अचानक दो आकृतियां दिखाई देती हैं। वे कोई और नहीं बल्कि जैक और जेमिसन थे, जो पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता हो गए थे। लार्स तुरंत उनकी तरफ फ्लेम थ्रोवर तान देता है, क्योंकि उसका मानना था कि इतने भयानक हादसे के बाद कोई सामान्य इंसान जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन केट का कहना था कि अगर वे सचमुच जिंदा बचे हुए इंसान हैं, तो उन्हें मारना गलत होगा। इसीलिए दोनों को एक छोटे लकड़ी के केबिन में बंद कर दिया जाता है, ताकि जांच के नतीजे आने के बाद उनकी असली पहचान का पता लगाया जा सके। केट और लार्स जैसे ही केबिन से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक प्रयोगशाला में आग लग जाती है। अब साफ था कि किसी ने जानबूझकर राक्षस के अवशेषों को आग लगाकर नष्ट कर दिया था। यानी अब ब्लड टेस्ट करने का आखिरी मौका भी खत्म हो चुका था। इसका मतलब था कि राक्षस अभी भी उनके बीच छिपा हुआ था और चुपचाप ये खतरनाक खेल खेल रहा था। लेकिन इस समय सबसे डरावनी चीज खुद राक्षस नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि उनके साथ मौजूद कौन सा इंसान असली था और कौन राक्षस बन चुका था। यह पहचानना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसी बहस के दौरान केट को अचानक एक तरीका सूझता है, जिससे ब्लड टेस्ट के बिना भी संक्रमित इंसान का पता लगाया जा सकता था। वह सभी लोगों के दांतों की जांच करने का फैसला करती है। उसका तर्क था कि जिन लोगों के दांतों में मेटल की फीलिंग मौजूद है और वह सही सलामत है, वे सामान्य इंसान हो सकते हैं। लेकिन जिनके मुंह में ऐसी कोई धातु की फीलिंग नहीं मिलेगी, उन पर राक्षस द्वारा बदले जाने का शक किया जा सकता है। इसके बाद दांतों की जांच शुरू होती है। जांच के बाद लार्स, उप स्टेशन प्रमुख और मैकेनिक पर से शक हट जाता है, लेकिन डॉक्टर सैंडर, एडमम और रेडियो ऑपरेटर के दांतों में कोई फीलिंग नहीं मिलती। इसीलिए उन्हें मुख्य संदिग्धों की सूची में रखा जाता है। इसके बाद केट कुछ लोगों को भेजती है ताकि जैक और जेमिसन को केबिन से वापस लाकर उनकी पहचान की जांच की जा सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगता है। दोनों केबिन से गायब थे। उन्होंने फर्श तोड़कर वहां से पहले ही भागने का रास्ता बना लिया था। अब लगभग सभी को यकीन हो जाता है कि जैक और जेमिसन राक्षस में बदल चुके हैं। लार्स को मैकेनिक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों को ढूंढकर खत्म करने के इरादे से वहां से निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है, अचानक वहां कुछ बेहद भयानक घटित हो जाता है। राक्षस बन चुके जैक और जेमिसन मिलकर लार्स को मार देते हैं। कुछ देर बाद मैकेनिक वापस आता है और जब वह यह खबर बाकी लोगों को बताता है, तो सभी का डर और बढ़ जाता है। जो लोग कभी एक दूसरे के साथी थे, अब उन्हीं के बीच शक और अविश्वास पैदा हो चुका था। डॉक्टर और उसके साथियों का मानना था कि राक्षस बाहर निकल चुका है और अब उनके बीच नहीं है। लेकिन इसी बहस के दौरान बाहर से अचानक एक आवाज सुनाई देती है। सभी लोग तुरंत दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि जैक और जेमिसन वापस लौट चुके हैं। अब वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि लार्स की मौत के पीछे यही दोनों राक्षसी रूप वाले लोग हैं। स्टेशन प्रमुख पीछे खड़े होकर लगातार उप स्टेशन प्रमुख को फ्लेम थ्रोवर चलाने के लिए उकसाता रहता है। लेकिन तभी फायरिंग शुरू होते ही जेमिसन उप स्टेशन प्रमुख को गोली मारकर गिरा देता है। लेकिन जेमिसन के हाथ से चली गोली सीधे उप स्टेशन प्रमुख के फ्लेम थ्रोवर के ड्रम में जा लगती है। अगले ही पल वहाँ एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। इस धमाके के बाद हथियारों से लैस जैक और जेमिसन पूरे हालात पर नियंत्रण कर लेते हैं। बाकी सभी लोगों को मजबूर होकर मनोरंजन कक्ष में इकट्ठा होना पड़ता है ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन तभी एक और भयानक घटना घट जाती है। मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर बेहोश पड़े स्टेशन प्रमुख को संभाल रहे होते हैं। तभी अचानक स्टेशन प्रमुख का बायां हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और अगले ही पल वह हाथ एक इंसान को निगल जाने वाले अजीब से कीड़े जैसे जीव में बदल जाता है। वह इतनी तेजी से मैकेनिक के चेहरे पर चिपकता है कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिलता। इसके बाद स्टेशन प्रमुख का पूरा शरीर भी तेजी से बदलना शुरू कर देता है। जैक तुरंत उस पर फ्लेम थ्रोवर चलाकर उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन ठीक उसी समय फ्लेम थ्रोवर खराब हो जाता है और तभी उस राक्षस के पेट से एक लंबा सा टेंटिकल बाहर निकल आता है। ये भयानक नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दहशत के बीच एडमम सबसे पहले राक्षस के निशाने पर आता है। डॉक्टर सैंडर डर के मारे तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वहीं जेमिसन राक्षस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षस का टेंटिकल उसकी छाती को भेद देता है। दूसरी तरफ स्टेशन प्रमुख का शरीर लगातार बदलता रहता है और आखिरकार वह एक भयानक विकृत राक्षस में बदल जाता है। अब वह सीधे एडमम की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान केट फ्लेम थ्रोवर को ठीक करने में लगी रहती है। वहीं स्टेशन प्रमुख एडम के शरीर के साथ मिलते ही कुछ ही सेकंड में राक्षस अपने दोनों सिरों को आपस में जोड़ देता है। उधर केट जैसे ही फ्लेम थ्रोवर ठीक करती है, राक्षस को खतरे का एहसास हो जाता है। वह तुरंत एडमम को घसीटता है और वहाँ से भाग जाता है। मैकेनिक को अपनी आंखों के सामने संक्रमित होते देखकर केट समझ जाती है कि अब किसी भी तरह संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। इसलिए वह मजबूर होकर सभी बदले हुए शरीरों को आग के हवाले कर देती है। इस भयानक हादसे में लगभग पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर सैंडर का भी कोई पता नहीं था। अब सिर्फ जैक और केट ही बचे थे। दोनों फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस राक्षस का अंत करना ही होगा। इसके बाद वे बेहद सावधानी से पूरे स्टेशन में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तभी अचानक रिकॉर्ड रूम की तरफ से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। दोनों तुरंत उस तरफ दौड़ते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर सैंडर दिखाई देता है, जो पहले ही राक्षस के हमले का
शिकार हो चुका था। लेकिन जैसे ही केट और जैक उसकी तरफ बढ़ते हैं, स्टेशन प्रमुख के शरीर से अलग हुआ वही बदला हुआ हाथ अचानक उन पर हमला कर देता है। यह कटा हुआ हिस्सा बेहद तेजी से चल सकता था और जरूरत पड़ने पर अपने शरीर के साथ दोबारा जुड़ भी सकता था। अब केट को पूरी तरह समझ आ जाता है कि इस राक्षस को सिर्फ आग ही पूरी तरह खत्म कर सकती है। जैक अपनी कुल्हाड़ी वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि उस पर लगे संक्रमित खून से संक्रमण फैलने का खतरा था। लेकिन जैसे ही दोनों रिकॉर्ड रूम के पास पहुंचते हैं, वहां छिपा राक्षस अचानक उन पर हमला कर देता है। निहत्था होने की वजह से जैक तुरंत वहां से भागकर रसोई की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक बड़ा चाकू उठा लेता है और उससे अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस लगातार उसका पीछा करता रहता है। अपनी तेज सूंघने की क्षमता की मदद से वह धीरे धीरे जैक के और करीब पहुंचता जाता है। अब जैक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह सही मौका देखकर राक्षस को आग में जला देता है। कुछ ही देर में वह राक्षस पूरी तरह राख में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है। अब खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद केट और जैक एक ऐसी चौंकाने वाली चीज देखते हैं जिसे देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर सैंडर स्नो व्हीकल लेकर वहां से भाग चुका था। जैक का मानना था कि इतनी भयंकर ठंड में अकेले बाहर निकलने वाला कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन केट किसी भी सुराग को यूं ही छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वह स्नो व्हीकल को ठीक करती है और तुरंत डॉक्टर सैंडर के पीछे निकल पड़ती है। दोनों उसके छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए आखिरकार डॉक्टर सैंडर की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सैंडर का असली मकसद कुछ और था। वह एलियन स्पेसशिप को दोबारा सक्रिय करके वहां से भाग निकालना चाहता था। एलियन स्पेसशिप अब पूरी तरह बर्फ से बाहर निकल चुका था और तेज हवाओं और बर्फीले तूफान के बीच उसके अंदर की रहस्यमयी मशीनें धीरे धीरे सक्रिय होने लगी थीं। इसी दौरान भागते भागते केट अचानक अपना संतुलन खो देती है और सीधे एलियन स्पेसशिप के अंदर जा गिरती है। जैक की पीठ पर फ्लेम थ्रोवर बंधा हुआ था, इसीलिए वह केट को बचाने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश करने लगता है। कुछ देर बाद जब केट की आंख खुलती है तो वह खुद को एलियन स्पेसशिप के अंदर पाती है। उसके सामने का नजारा इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जहाज के अंदर मौजूद अजीबोगरीब संरचनाएं और चमकते हुए ऊर्जा तंत्र देखकर केट पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर सैंडर अब पूरी तरह एक विशालकाय राक्षस में बदल चुका था। हर नए इंसान की नकल करने के साथ वह और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता जा रहा था। केट उससे बचने के लिए तुरंत एक संकरे रास्ते में घुस जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह रास्ता आगे से बंद था। अगले ही पल राक्षस का एक विशाल अंग उस सुरंग के अंदर घुस आता है। केट डर के मारे वहीं बिल्कुल जड़ हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब राक्षस अपना अंग वापस खींच लेता है तो केट एक बड़ा फैसला करती है। उसे किसी भी तरह पास में पड़े हैंड ग्रेनेड तक पहुंचना था, क्योंकि अब यही एक तरीका था जिससे वह खुद को बचाने के साथ साथ इस राक्षस का भी अंत कर सकती थी। केट बेहद सावधानी से हैंड ग्रेनेड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राक्षस दीवार तोड़ता हुआ सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब केट के पास सोचने तक का समय नहीं था। आखिरी पल में वह हैंड ग्रेनेड की पिन निकालती है और उसे सीधे राक्षस की तरफ फेंक देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। राक्षस पूरी तरह नष्ट हो जाता है और इसके साथ ही यह भयानक आपदा भी खत्म होती हुई नजर आती है। लेकिन जब केट और जैक वापस गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी केट को जैक के व्यवहार में कुछ अजीब दिखाई देता है। कैंप में केट ने पहले जैक के कान में एक बाली देखी थी। इसी बाली की वजह से उसने पहले जैक को एक सामान्य इंसान माना था, लेकिन अब उसके बाएं कान की बाली गायब थी। इतना ही नहीं, जब केट उससे बाली के बारे में सवाल करती है तो जैक गलत कान को छूता है। ये देखते ही केट को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। केट बिना देर किए तुरंत फ्लेम थ्रोअर चला देती है और जैक को आग की लपटों में घेर लेती है। आग भड़क उठती है और जैक के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकलती है। अब उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी थी। जैक भी इंसान नहीं था, वह राक्षस का ही एक रूप था। केट समझ जाती है कि अब वह इस जगह से सुरक्षित नहीं निकल सकती। अंत में वह अकेली स्नो व्हीकल तक पहुंचती है, लेकिन वहां से भागने के बजाय केट एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी बहादुरी को साबित कर देता है। वह खुद को हमेशा के लिए उसी बर्फीली धरती में कैद कर देती है ताकि यह राक्षस किसी भी तरह बाकी दुनिया तक न पहुंच सके। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर मिशन से लौटकर रिसर्च स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं बचा हुआ रेडियो ऑपरेटर भी निराशा और हताशा में अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा राज बाकी था। असल में लार्स मरा नहीं था। उस समय जैक ने उसे सिर्फ बेहोश किया था और उसका फ्लेम थ्रोवर छीनकर वहां से चला गया था। यानी इस भयानक घटना के बाद जिंदा बचे लोगों में लार्स भी शामिल था। लार्स भी सामने वाले की असली पहचान पता करने के लिए वही दांतों की फीलिंग वाला तरीका अपनाता है। जब दोनों एक दूसरे पर से शक हटा लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वे इंसान ही हैं, तभी अचानक एक स्लेज डॉग वहां से दौड़ता हुआ निकल जाता है। लार्स उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। दरअसल लार्स को पता चल चुका था कि वह कोई आम डॉग नहीं बल्कि वही राक्षस है जो वहां से भाग रहा है। लार्स तुरंत
तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठता है और उस कुत्ते का पीछा करने निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये पूरी खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।